मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की इस पाठशाला में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मिलकर के देखेंगे कि भूगोल के जो एनसीईआरटी है उसको किस तरीके से हम अपने बेसिक तैयारी में प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो कोर्स हमारा डिज़ाइन किया गया है ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एनी टाइम ये क्लास उपलब्ध रहेगा। ये बेसिक को तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम है। तो पहला अध्याय है क्लास सिक्स एनसीईआरटी का भूगोल का, जिसमें है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल हमारे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आपसे कोई सवाल पूछे कि पृथ्वी है कहाँ, तो चूंकि इस पृथ्वी को बता पाना इतना आसान नहीं है अगर हम सौरमंडल को परिभाषित नहीं किए होते। तो सौरमंडल को परिभाषित करने के बाद पृथ्वी को परिभाषित करना, पृथ्वी को डिफाइन करना थोड़ा सा आसान हो गया है। सौरमंडल कहते किसे हैं, इसको लेकर के आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं कि सौरमंडल हम लोग किसे कहते हैं। देखो, सौरमंडल ब्रह्मांड का, या हम कहें कि एक ऐसा समूह है जिसका केंद्र बिंदु सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर इस समूह के सभी खगोलीय पिंड जितने भी हैं वो इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और ऐसे परिक्रमा कर रहे खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे परिक्रमा कर रहे खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। तो ये अगर आप देख रहे हैं चित्र में, तो जिसमें कि आपको सूर्य जो है केंद्र में दिखाई दे रहा है, और सूर्य के चारों ओर जो है आपका बुध दिख रहा है, शुक्र दिख रहा है, मंगल दिख रहा है, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, जो ये सभी ग्रह जो है इसके चारों ओर, इसके अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे खगोलीय पिंड भी इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और ऐसे इस समूह को, जो सूर्य से बंधे हुए हैं, इस समूह को हम लोग सौर मंडल के नाम से जानते हैं। सौर का मतलब होता है सूर्य, और मंडल का मतलब होता है समूह। ठीक है, तो सूर्य के समूह को हम लोग सौर मंडल के नाम से जानते हैं। तो इस समूह का निर्माण किससे हुआ है, क्यों हुआ है, तो इसके पीछे हम न्यूटन के उन सिद्धांतों के जिक्र करेंगे जिसमें न्यूटन बताते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को। तो इस ब्रह्मांड में मूलतः चार प्रकार के बल होते हैं, जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण बल है, आपका प्रबल नाभिकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है, और बिंदु चुंबकीय बल है। ये चार बल हैं जिस बल के आधार पर ये पूरा हमारा जगत चलता है। और इसमें से ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को बांधने में प्रबल नाभिकीय बल और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो प्रबल नाभिकीय बल है वो किसी भी पिंड के उसके परमाणु के अंदर लगने वाला बल है, क्योंकि परमाणु में नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को जो है परिक्रमा करते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में मौजूद जो आपका न्यूट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन होता है, इन सब से इलेक्ट्रॉन बंधा होता है। ठीक उसी प्रकार से दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से न्यूटन ने डिफाइन किया। और जी, न्यूटन ने यह भी बताया कि जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस पिंड का बल भी उतना ज्यादा होगा। और न्यूटन ने डिफाइन किया F इक्वल टू m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। इस गुरुत्वाकर्षण के नियम में यह हम लोगों को पता चलता है कि दो पिंडों के बीच में यदि द्रव्यमान की वृद्धि होगी, m का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान से है, और यदि द्रव्यमान की वृद्धि होगी तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, F का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल, और R यहाँ पर दूरी को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच यदि द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, अगर दूरी में वृद्धि होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। जस्ट विपरीत कह सकते हैं कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगन दूरी अगर घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। ठीक उसी तरीके से द्रव्यमान में यदि कमी होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी कमी आएगी।
इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अगर ब्रह्मांड में जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसको पास गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल उसका सबसे ज्यादा होगा, और गुरुत्वीय बल जिसका ज्यादा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होता है। गुरुत्वीय बल किन्हीं किसी पिंड के अंदर लगने वाला बल है, जैसे हम लोग पृथ्वी को गुरुत्वीय बल जी से डिफाइन करते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी कारण से, चूंकि सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, ऐसे में सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, और यही कारण है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि इन समस्त पिंडों को अपने में बांध रखा है। ये समस्त पिंड उसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो इसमें दो तीन शब्दावलियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं सौरमंडल में, एक होता है परिक्रमा और एक होता है परिक्रमण। ठीक है, एक होता है परिक्रमा और एक होता है परिक्रमण। तो परिक्रमा का मतलब है ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी दूसरे खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। ठीक है, चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, तो इसे को हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन, या रिवोल्यूशन जिसे हम लोग परिक्रमा के नाम से जानते हैं। और यदि कोई खगोलीय पिंड अपने ही अक्ष पर, ठीक है, यदि कोई खगोलीय पिंड अपने ही अक्ष पर नाचता है, तब उसे हम लोग घूर्णन कहते हैं, या उसी को हम लोग रोटेशन कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है, लगभग 23 घंटा 56 मिनट का समय लेती है, और लगभग यानी नियर अबाउट 24 घंटे का समय लेती है। यही कारण है कि घूर्णन के कारण ही हमारे पृथ्वी पर दिन रात होता है। लेकिन जो परिक्रमा हमारी पृथ्वी कर रही है सूर्य के चारों ओर, उसके कारण से हमारे पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सारी घटनाएं इसके प्रभाव से होती हैं। तो घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन वह जो सूर्य जो कोई भी खगोलीय पिंड जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, और परिक्रमा वो जो एक खगोलीय पिंड अगर दूसरे खगोलीय पिंड का चक्कर लगा रहा है, तो उसे हम लोग परिक्रमा कहते हैं। तो घूर्णन क्यों होता है, परिक्रमा क्यों हो रहा है? तो परिक्रमा के पीछे कारण है कि यदि कोई खगोलीय पिंड अगर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, तो उसमें संतुलन तभी रह सकता है जब पिंड उसका चक्कर लगाता हो नियमित रूप से, और एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित समय अवधि में अगर परिक्रमा करेगा, तभी यह खगोलीय पिंड उससे एक निश्चित दूरी बनाए रख सकता है। और यह जो परिक्रमा है, यह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में होती है। किस प्रकार की कक्षा में होती है? दीर्घवृत्ताकार की कक्षा में होती है, जिसमें कि कभी खगोलीय पिंड परिक्रमा कर रहे खगोलीय पिंड के निकट आता है, तो कभी दूर चला जाता है। तो हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, एक निश्चित समयावधि में परिक्रमा करती है, इसीलिए हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। तो आइए एनसीईआरटी के माध्यम से इन सारी बातों को आज और अच्छे समझते हैं। किस तरीके से एनसीईआरटी चीज़ों को प्रेजेंट करती है, ये हमको आपको समझना होगा। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी-छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनसे भी कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं, और एक चंद्र पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, और 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। अन्य नए चंद्र की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीजों का भी जिक्र किया गया कि जो हमारे ब्रह्मांड में चमकीले चीजें जो दिखाई दे रही हैं, जिनके पास स्वयं की ऊर्जा है, स्वयं का प्रकाश है, ऐसे खगोलीय पिंड रात के अंधेरे में हम लोगों को चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग स्टार या तारा कहते हैं। तो तारा क्या है? तारा हमारा एक सूर्य है उदाहरण के तौर पर। ठीक इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की परिक्रमा जो है, लगाने वाला खगोलीय पिंड चंद्रमा एक उपग्रह है, जिसे हम लोग उपग्रह की उपमा देते हैं, और यह लगभग 28 दिन में
29 दिन नियर अबाउट परिक्रमा करता है, जिसमें कि हर 15 दिन में 2 घटना घटित होती है। एक तो पूर्ण चाँदनी रात होती है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और एक पूर्ण अंधेरी रात होती है, जिसे कि हम लोग अमावस्या कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएँ जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें हम लोग खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है, ये हम लोगों को पता चला इसके माध्यम से। रात के चमकते अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब देखो, प्रकाश को लेकर के अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने कहा, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने माना कि प्रकाश जो है फोटॉन कणों के रूप में चलता है, और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से चलता है, और यही कारण है कि प्रकाश एक निश्चित गति से अनंत सीधी रेखा में अनंत दूरी तय कर सकता है। लेकिन यह प्रकाश अनंत दूरी तय करने के साथ साथ अनंत उष्मा नहीं ले जा सकता। जैसे जैसे प्रकाश अधिकतम दूरी तय करता चला जाएगा, वैसे उसके साथ प्रवाहित होने वाली उष्मा की मात्रा घटती जाती है। उसके साथ-साथ प्रवाहित होने वाले उष्मा की मात्रा घटने के कारण उस प्रकाश का प्रभाव भी घटता है। लेकिन उस प्रकाश के गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो अनंत दूरी तय तय क्यों ना करता हो। तो अनंत दूरी में प्रकाश सीधी रेखा में चलते हुए अपने ऊष्मा को जब घटा देता है, यानी घट जाती है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। यही कारण है कि दूर के तारे हमको दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनसे हमारे पृथ्वी पर कोई भी प्रकाश नज़र नहीं आता है, ना ही उनसे हमको कोई ऊष्मा प्राप्त होती है। जब ऊष्मा नहीं, तो धरती पर कोई ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होगी। अपने आपने से ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रतिबिंब का प्रभाव पड़ता है ना? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के भिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सप्तऋषि, ये 7 तारों का समूह है। इस तरह के समूह जब हम लोगों को दिखते हैं, तो इन्हें हम लोग नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। जैसे कि अर्जा, अर्सा मेजर, बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से ये पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि आप देख सकते हैं, रात में ये दिखाई दे देंगे आपको। इन्हें अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपके आसमान में और अधिक तारों वाले नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ठीक, लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो यूपीएससी प्री में 2018 या 20 के पेपर में अगर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ था ध्रुव तारा को लेकर के, दिशा निर्धारण सेम यही सेंटेंस उठा करके वहां पर रखा गया था। इसी को कथन में 2-3 कथन बना करके आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? आप सप्तऋषि की सहायता से यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। सप्तऋषि तारा अगर दिख जाए, तो उसके जस्ट बगल में ही हम लोगों को ये ध्रुव तारा नजर आता है। ये है आपका ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को बताता है। तो रात में यदि ध्रुव तारा आपको नजर आ जाए, तो आप इससे दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में यदि आपका मुख होगा, तो दक्षिण दिशा में आपकी पीठ होगी, और आपका दाहिना अंग पूरब दिशा में होगा, और आपका बायां अंग जो है पश्चिम दिशा में होगा। इस आधार पे हम लोग दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, जो कि जैसा कि हमने देखा, कुछ खगोलीय पिंडों को में अपना प्रकाश उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं।
ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित कक्षा में निश्चित समय अवधि में कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके पास खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती है, ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जिस तरह से हम लोगों को चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरीके से हम लोगों को पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है। फिर उसके बाद आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक बुरा है, हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनके में से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे आइए सौरमंडल को देखें। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। क्यों होता है, सारी बातें हमने बता दी। सूर्य क्या है, सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, यह अत्यधिक गर्म गैसों का से बना है, जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, उसके बाद कार्बन है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इसे नजदीक का तारा होने के बावजूद वहाँ यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 14.96 एवरेज डिस्टेंस है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो इसके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर। वह कितना, सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। हालांकि लगभग जिसे हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर कहते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें कि सूर्य की दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून है। ठीक, इन्हें याद करने का तरीका ये दिया हुआ है। हालांकि इसके एटलस में बार बार देखा जाए तो अच्छे आसानी से याद हो जाता है। अब इसमें देखो, ग्रहों को दो पार्टों में हम लोग बांटते हैं। एक जिन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और एक जिन्हें हम लोग वायु ग्रह कहते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड तथा सीरस और यूबी 313 तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये निश्चित इनका द्रव्यमान जो है क्या है, इनका द्रव्यमान कम है, जिसके वजह से ये जो है सूर्य का चक्कर निश्चित कक्षा में निश्चित समयावधि में नहीं लगा पाते। अब हमने कहा कि ग्रहों को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। ये हमारा सूर्य है, क्या हमारा सूर्य है। अब इस सूर्य के चारों ओर मौजूद हैं ग्रह। कुछ ग्रह जो सूर्य के सबसे निकटतम, जैसे कि बुध है, शुक्र है, हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, मंगल है, मंगल। इसके बाद आ जाती है क्षुद्र ग्रहों की पेटी। क्षुद्र ग्रहों की पेटी, क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बाद जो भी ग्रह मौजूद हैं, जिसमें कि बृहस्पति है, आपका शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो इस पेटी के उस पार, ठीक है, इनको दो पार्टों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक इन्हें बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। इन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। और इन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह ये कैसे होते हैं? ये गर्म अवस्था में
और गर्म होने के कारण सभी कैसे हैं, ठोस हैं। इनकी दूरी ज्यादा है और दूरी ज्यादा होने के कारण ऊष्मा का प्रभाव कम है, तो ये कैसे हैं, ठंडा है। और ठंडा होने के कारण ये सभी गैसीय अवस्था में मौजूद है। ठीक है, कुछ बर्फीले भी हैं और गैसीय अवस्था में मौजूद है। तो इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है आंतरिक ग्रहों में, बाकी चारों वायु ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह वाला याद रखा जाए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक वाला याद रखें, वायु वाला याद रहेगा। और बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी। बीच में है आपका क्षुद्र ग्रहों की पेटी। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रहों से डिवाइडेशन है, हालांकि ये डिवाइडेशन उष्मा और ताप का भी है। ठीक, तो ये 4 ग्रह होते हैं। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इस आकार को हम लोग भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भूआब जिसे इंग्लिश में हम लोग जीवॉइड कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसे, जी, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जीवाइड। जीवाइड शेप का मतलब है पृथ्वी के समान। पृथ्वी के समान का आकार का मतलब क्या है, पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है और ऐसे फैली है। इस तरह की आकृति को हम लोग जीवाइड शेप के नाम से आते हैं। तो ये नॉर्थ पोल हो गया पृथ्वी का, और ये साउथ पोल हो गया। तो पोल पे दोनों पृथ्वी क्या है, चपटी है, बाकी मध्यवर्ती भाग में पृथ्वी फैली हुई है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव हैं, संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है। यही कारण है पृथ्वी पर जीवन, क्योंकि यहाँ पर जो पानी मौजूद है, इस अनुकूल तापमान के कारण ही पानी यहाँ पर तरल रूप में। पानी में वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो पृथ्वी पर अनुकूल तापमान ही जीवन का आधार है ना। तो क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर होती है प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और इसी से हम लोग दूरी का पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी कितनी दूरी पर है। जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, नहीं है ना। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। और ये प्रकीर्णन नीला क्यों हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर 3/4 हिस्सा जो है जल है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढकी है। इसे इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी के 3/4, ठीक है, 2/3 हिस्से पर, सॉरी, 2/3 हिस्से पर जल मौजूद होने के कारण यह पृथ्वी, जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो प्रकीर्णित हो जाता है, जिससे यह नीले रंग का दिखाई देती है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या भारतीय चंद्रमा पर कोई गया है, अभी तक तो नहीं गया है। मालूम करिए आप लोग, है ना। चंद्रमा के बारे में देख लीजिए। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही ग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार के सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के चारों ओर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया है। जैसे कि भारत में इसरो और जो है नासा अमेरिका का, इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने कक्ष भी चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा एकमात्र खगोलीय पिंड है भाई, जिसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों एक समान है। अर्थात ये, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने में जितना ये समय लेता है, लगभग 27 दिन का, ठीक उतना ही समय यह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में भी समय लेता है। ये ड्यूरेशन दोनों लगभग इसका समान है। यही कारण है कि हमें पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा हमेशा एक ही भाग दिखता है, दूसरा भाग हम लोगों को दिखाई नहीं देता है।
चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, ठीक है, आइए देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तारों और ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इसको चित्र में हमने ऊपर दिखाया था आपको। तो ये इन्हीं को हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से, छोटे छोटे पिंडों का समूह है। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद बृहस्पति टूटकर अलग हो गए थे। कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो भूल भटक के जो पृथ्वी पर आ जाते हैं। इनको उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी की तरह नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं और कभी कभार ये तो जलते हुए पृथ्वी पर आकर के गिर जाते हैं, जिससे गड्ढे बना देते हैं अगर इनका आकार बड़ा होता है। क्या आप तारे वाले फूल आकाश में एक और दूसरी ओर फैली हुई चौड़ी सफेद पट्टी को देखें? एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे के नाम से जानी जाती है। ये हमारी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया था। और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जैसे एक समुद्र मतलब समुद्र में एक जहाज जा रही हो और उस जहाज पर लाखों टन, ठीक है, कई लाख बोरियां आलू की लदी हो और उस आलू में, किसी एक बोरी के आलू में एक छोटा सा कीड़ा हो और वो कीड़ा समुद्र को जानने का प्रयास कर रहा हो, तो ठीक उसी प्रकार से यह ब्रह्मांड है। जो हम लोग का प्रयास है उसी कीड़े की तरह है। तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। चित्र में आप क्या स्थान कहाँ है? तो हम लोग बहुत छोटे कण हैं उस ब्रह्मांड के। तो ये सभी सवाल आप हल करिए और हमको बताइए। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज को आप अगर आप लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही रियायत दर पे दी जा रही है आपको, और इसमें साथ ही साथ हम पूरे कोर्स को कंप्लीट करें। मात्र अगर आप इसको लेते हैं 699 रुपीज़ में, तो आपको यूपीएससी का पूरा, यूपीएससी के जितने एग्जाम है सब पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज और एमसीक्यू। इसके साथ ही सभी स्टेट सिविल सर्विसेज के भी पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे और अदर जो एग्जाम लोक सेवा आयोग वगैरह के होते हैं वो भी पेपर मिल जाएंगे। तो लगभग 800 प्लस पेपर आपको मिलते हैं मात्र 699 रुपये में। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है और इसमें अच्छी बात क्या है, तो हम ये एनसीईआरटी का कोर्स कर रहे हैं। एनसीईआरटी का, इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन डाले गए हैं, इसके भी एमसीक्यू यहाँ पर मौजूद है। ठीक, तो इसको एक बार जाकर के जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पर भी एक डेमो फ्री है। तो ये क्लास ऐसे ही आपकी नियमित रूप से निःशुल्क चलेगी www.shyamirs.in पर। अगर आप देखना चाहते हैं रेगुलर, तो आकर के हमारी वेबसाइट से जुड़िए और इस क्लास को नियमित जो है निःशुल्क पाठशाला में आप शामिल